बिहार में 25 से 30 फिर से नीतीश, ये बिल्कुल तय हो चुका है। आंकड़ों से साफ हो गया है कि बिहार में अब की बार एनडीए 200 पार ही रहने वाली है। तेजस्वी यादव की ये सबसे बड़ी हार साबित हुई है। हालत इतनी पतली हो गई है कि बिहार में नेता विपक्ष बनने लायक भी नंबर नहीं है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी दूसरी, तीसरी, चौथी नहीं बल्कि 9वीं नंबर की पार्टी बन गई है। ये कांग्रेस के इतिहास का सबसे खराब प्रदर्शन है। सबसे अलार्मिंग मैसेज अब उत्तर प्रदेश के लिए है, अखिलेश यादव के लिए है, उनके पीडीए वाले फॉर्मूले के लिए है, क्योंकि अखिलेश यादव ने खुद बिहार चुनाव को यूपी का सेमीफाइनल करार दिया था, धुआंधार प्रचार किया था और भी ज्यादा सभाएं कराने की रिक्वेस्ट की थी। लेकिन ये सब जिसके लिए किया, उनका आज जो हाल है वो खुद स्क्रीन पर देख सकते हैं। पिनाज जो तेजस्वी 18 नवंबर को सीएम पद की शपथ लेने का ऐलान कर चुके थे, उनका नंबर 25 है। 143 सीट पर चुनाव लड़कर 25 सीट जैसे तैसे तेजस्वी यहां पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जो एमवाई समीकरण की बात कही जाती थी कि 32 से शुरू होता है, लेकिन यहां पर आप हालात देख लीजिए कि यादव डोमिनेटिंग सीट जो है वहां पर भी तेजस्वी शिकस्त पा रहे हैं। एमवाई समीकरण का दम भरते थे, मुस्लिम वोट बैंक भी उनसे छिटकता हुआ नजर आ रहा है और स्ट्राइक रेट घटकर रह गया है 17% का, यानी कि पिछली बार 75 सीटें अपने दम पर लाए थे, लेकिन इस बार 24-25 के रेंज में घूम रहे हैं। अखिलेश जिस कांग्रेस के लिए ताकत झोंक रहे थे, वो 90 सीटें लड़ना चाहती थी, लड़ी 61 पर और फ्रेंडली फाइट भी की, लेकिन जीत रही है सिर्फ एक। इस बीच एक और अपडेट आपको बता दें, बिहार प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आया है। प्रधानमंत्री ने बिहार की इस प्रचंड जीत पर पोस्ट किया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय की जीत है, विकास की जीत इसे करार दिया है। प्रधानमंत्री के पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये सुशासन और विकास की जीत है, ये सामाजिक न्याय की जीत है। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आप इतने साल सत्ता में रहने के बावजूद भी अगर 200 का आंकड़ा पार कर रहे हैं, तो अपने आप में ये बहुत कुछ कह रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा है? सुशासन की जीत हुई है, विकास की जीत हुई है, जन कल्याण की भावना की जीत हुई है। बिल्कुल, तो ये ट्वीट इस वक्त आपके सामने पहला रिएक्शन है जो पीएम का सामने आया है। जन कल्याण की भावना की जीत हुई है, सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों, बहुत बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। ये प्रचंड जनादेश हमें जनता जनार्दन के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है, उनके विश्वास की याद दिलाता है। तो ये पहला रिएक्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जिन्होंने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और जिस फैक्टर की चर्चा बिहार में सबसे ज्यादा हो रही थी कि मोदी और नीतीश की जोड़ी है, जिसने कमाल करके दिखा दिया कि एक थंपिंग मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार वापस बन रही है। 200 से ऊपर ये आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। 202 पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत निराशाजनक है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस 1 से लेकर 5 तक के बीच में घूमती हुई नजर आ रही है। आरजेडी की बात करेंगे तो 27 सीटों पर इस वक्त आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। तो आरजेडी की हालत खराब, कांग्रेस की हालत खराब, वीआईपी का खाता नहीं खुला है। जबकि आप एनडीए की बात करेंगे तो एनडीए का कोऑर्डिनेशन इतना बेहतर था कि 82 सीट पर जेडीयू इस वक्त और बीजेपी 92 सीट पर। बिल्कुल, और ये जो जीत है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जन कल्याण की ये जीत है और सामाजिक न्याय की जीत है, वो सामाजिक न्याय का फॉर्मूला यहाँ पर राहुल जी डिकोड कर लिया नीतीश जी ने और मोदी जी ने। उन्होंने कहा था बिहार के भाई हैं नीतीश और मोदी, तो नीतीश और नरेंद्र। तो जिस सामाजिक न्याय की आस अखिलेश लगा रहे हैं, वो यहां पर धूमिल होती हुई दिख रही है, क्योंकि उसे एक बेहतरीन तरीके से क्रैकडाउन नीतीश और नरेंद्र की जोड़ी ने किया है। नीतीश कुमार का एक तो साफ है कि उनको जो ईबीसी वोट, उनको ऐसा लग रहा है कि ईबीसी वोट मिला है, साथ में महिलाओं का वोट मिला है, उस तरह से उनका एक जो कॉम्बिनेशन नया जैसा दिखाई देता है। ईबीसी तो पहले भी मिलता था, लेकिन वो जो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है वो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। अभी प्राची बोल रही थी कांग्रेस की, देखिए थोड़ा मजाक में बोल रहा हूँ, कांग्रेस की सबसे खराब नहीं है। कांग्रेस 2010 में 4 सीटों पे थी, तो लगभग उसके पास है, एक पर भी जा रही है, क्योंकि 4 सीटें तो उसी के आसपास है। कांग्रेस के लिए बहुत खराब बात है। अब ये मैंने मजाक में कहा था कि हाँ वैसी है, लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि जितने भी अगर हम एचएएम का देखें, वो भी बड़ा अच्छा प्रदर्शन है। 6 में से 5 सीटें जो है वो निकाल रहा है, ये बहुत ही अच्छा स्ट्राइक रेट है उनका। पर नेचुरली जो
लोक जनशक्ति पार्टी है उसको, उस पर जो विश्वास जताया गया, 29 सीटें दी, एक सीट जो है उन्होंने वैसे ही गवा दी नॉमिनेशन में खराब करके, लेकिन 28 में से अगर इस तरह का स्ट्राइक रेट है और वो भी ऐसी सीटों पर जो कि मुश्किल सीटें थी, एक तो हारी हुई सीटें थी कई सारी, एक सीधा आरजेडी के साथ जो मैच की तरह देखा जा रहा है कि जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली विनिंग पारी खेलते हैं, धुआंधार ओपनिंग करते हैं, ऐसा जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया और रविंद्र जडेजा आकर फिर इसे विनिंग पारी बनाते हैं, तो यहाँ एलजेपी को इस भूमिका में देखा जा रहा है। तो ये तो बात रही एनडीए की जहां स्ट्राइक रेट बड़ा जबरदस्त है और ये सेमीफाइनल्स अगर हैं तो इस सेमीफाइनल में जीत का रास्ता दिखा दिया है एनडीए ने, क्योंकि ये बात सिर्फ अखिलेश यादव ने कही थी। जब वो बिहार आए थे तो अखिलेश यादव ने कहा था कि यूपी का सेमीफाइनल है। अब अखिलेश यादव कैसे इन चुनावों को देख रहे हैं, कैसे इन नतीजों को देख रहे हैं, तो उनका ये एक्सपोस्ट आपको दिखा देते हैं। उन्होंने जो लिखा है अपने इस एक्सपोस्ट में, अखिलेश यादव ने जो कहा है कि चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है, अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रहकर भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा, क्योंकि भाजपा दल नहीं छल है। एक तरफ अखिलेश इस पोस्ट से जाहिर कर रहे हैं कि वो बिहार चुनाव के रिजल्ट के बाद यूपी को लेकर चिंतित हैं, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उन्हें खुली चुनौती दी है। केशव मौर्य ने एक्सपोस्ट पर लिखा है कि मगध जीता, अवध भी जीतेंगे, 2027 में 2017 दोहराएंगे। तो यहां की मैसेजिंग अगर देखें रजत जी, अगर हम इसे सेमीफाइनल के तौर पर ही देखें, तो क्या अब अखिलेश यादव को चिंता करनी चाहिए कि उनके पीडीए का क्या होगा? बिहार ने तो दिखा दिया कि हिंदू वोट एकजुट हो रहा है। पसीने तो छूट रहे होंगे उनके। देखिए प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब आप डायग्नोसिस ही नहीं करते इलेक्शन का, कूद पड़ते हैं इलेक्शन के अंदर ये सोचते हुए कि तेजस्वी अगर बोल देंगे 2.5 करोड़ नौकरी, एलॉन मस्क हैं क्या तेजस्वी कि इतनी बेट की नौकरियां पैदा कर देंगे? नहीं कर सकते। तो जब आप जनता को मूर्ख मान के अजम्पशन शुरू करते हैं अपने चुनाव की रणनीति बनाने का, तो फिर हर्ष यही होता है। सबसे बड़ी समस्या थी तेजस्वी के टेंट में मुस्लिम यादव के आगे एक भी वोट ऐड कर पाने की क्षमता नहीं थी, और उनका जो बेस है वो इतना एग्रेसिव बेस रहता है यादव बेस। आप मीडिया के स्टूडियोज से लेके प्रियंका भारती कैसी बातें करती थी, जानबूझ के कास्ट को लेके कटाक्ष करती थी मीडिया में, हम सबके बीच में, हमसे तो कोई द्वंद नहीं था उनका, बट फिर भी कटाक्ष करती थी। तो जो इतना हाइपर एग्रेसिव इनका वोटर बेस है उससे बाकी सब डरते हैं, वो उस टेंट में नहीं आना चाहते जहां पे एमवाई केंद्रित राजनीति होती है। यानी भले ही जंगल राज 20 साल पुरानी बात हो, लेकिन जो काडर की अप्रोच है, जो अग्रेशन है काडर तो डे टू डे है, वो कहीं ना कहीं आज भी डराता है। हरा रंग डराता है। मैं बोलता हूं हरा गमछा उड़ाना छोड़ दिया इन्होंने तेजस्वी जी ने, बिकॉज उससे फियर साइकोसिस क्रिएट होता है, और यही चीज यूपी में भी होती है। यूपी में भी रिलेटिवली वही बेस है, मुस्लिम यादव। ये दोनों यादव नेता ना, इनको अपना अगर टेंट का साइज बड़ा करना है तो एक उदार भाव से इतना सारे कंसंट्रेशन इन लोगों का, एग्रेसिव लोगों को किनारे करना होगा, वरना यही रिजल्ट आएगा। ऐसा कहा जाता है, अखिलेश ने सलाह दी थी कि भाई तुम थोड़ा यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों से थोड़ा कम करो इसको, और थोड़ा कुशवाहा और सबको कैंडिडेट्स को बढ़ाओ, जिस सलाह पे अमल भी किया था, क्योंकि अखिलेश वही फॉर्मूला दोहराना चाह रहे थे जिसकी बाबत उन्होंने लोकसभा में पीडीए के फॉर्मूले से एक अच्छा प्रदर्शन अपने आप को करा था, लेकिन वो फॉर्मूला चला नहीं। हर बार चल जाए वो जरूरी नहीं, क्योंकि पब्लिक भी देख रही है कि देखिए रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन। बीजेपी में भी अगर एक तरह से ठाकुरवाद आएगा तो उसका रिएक्शन आएगा, और मुझे लगता है 2024 में काफी हद तक एक रिएक्शन आया। उसको बीजेपी ने सोशल इक्वेशंस को मैनेज करने की भरपूर कोशिश करी है पिछले कई महीनों में। अब वो भरपूर कर पाएगा आगे की नहीं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव अपनी पीडीए की सक्सेस 2027 में दोबारा रिपीट कर सकते हैं उतने ईज के साथ, बिकॉज बीजेपी समझ गई है कि कहां पे क्रैक्स पड़ सकते हैं उनके खुद के सोशल फॉर्मेशन में, कहां पे उनको सावधान रहने की जरूरत है। यही दो मॉडल है ना, कि एक तरफ बीजेपी है जो अपनी गलतियों से सीखकर उस पर अमल करती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के वो नेता हैं जो आज भी उनकी भाषा आप देखिए या उनके ट्वीट्स आप देखिए, उनके बयान आप सुनिए, ऐसा लग रहा है कि वो कोई बहाना ढूंढ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस हार को एक्सेप्ट करने की बजाय, अपनी कमियों को देखने की बजाय ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हारे नहीं हैं, हमको हराया गया है। और यही अखिलेश यादव इस वक्त कहते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव भी यही बता रहे हैं कि भंडाफोड़ हो गया, ये जो वोट चोरी है, जो एसआईआर का मुद्दा है, ये बिहार में आपने चला लिया, लेकिन बंगाल में नहीं चल पाएगा, यूपी में नहीं चल पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चिंता है वो अखिलेश यादव को यूपी की सता रही है। उन्होंने कहा था कि अवध में हराया, मगध भी हराएंगे, लेकिन अब इसके उलट कह रहे हैं
केशव प्रसाद मौर्य कि मगध भी जीता है, अवध भी जीतेंगे, 2017 वाला 2027 में हम मैंडेट दोहराएंगे। तो ये आप स्ट्राइक रेट से भी समझ सकते हैं। जो स्ट्राइक रेट इस वक्त सामने है नेताओं का, उसमें चर्चा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी होती है। उसमें यह भी बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ ने अगर ताबड़तोड़ रैलियां की हैं, एक रोड शो किया है, तो उसका असर क्या पड़ा है, उनका स्ट्राइक रेट क्या रहा है। एक तरफ अखिलेश यादव जिन जिन सीटों पर गए कुछ कमाल नहीं कर पाए, यादव वोट बैंक जो है वो एकजुट नहीं हो पाया, यादव वोट बिहार के चुनावों में इस बार बटा है। तो दूसरी तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन जिन सीटों पर गए हैं, वहां उनका जो जादू है वो किस तरीके से चला है, ये आप समझिए। जिस मकसद से बीजेपी ने फायर ब्रांड और हिंदुत्व की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ को बिहार चुनाव में उतारा था, वो काम कर भी गया। जहां जहां सीएम योगी गए वहां वहां एनडीए की जीत हुई है। सीएम योगी का स्ट्राइक रेट 70% से ज्यादा है। बिहार में योगी आदित्यनाथ ने 32 रैली और एक रोड शो किया था। रैली और रोड शो के जरिए 33 सीटों को कवर किया था और इन 33 में से 22 से ज्यादा सीटों पर एनडीए प्रत्याशी आगे हैं या तो वो जीत गए हैं। तो यह है योगी फैक्टर जो इस वक्त बिहार में चला है। अब ये किस तरीके से चला है अमिताभ जी, अगर हम स्ट्राइक रेट की ही बात कर रहे हैं तो नेताओं की मेहनत की भी बात करनी होगी, इनकी स्ट्राइक रेट की भी बात करनी होगी। यूपी से आकर बिहार में अगर रैलियां कर रहे हैं और स्ट्राइक रेट 70% है तो चिंता विरोधियों की भी बढ़ेगी और योगी फैक्टर की फिर से बात होगी। हाँ, क्योंकि अखिलेश जी ने खुद ही इसको एक तरह से सेमीफाइनल बोल दिया। तो अखिलेश यादव का यहाँ कोई सपोर्ट बेस तो है नहीं। समाजवादी पार्टी ने कई सालों तक कोशिश करी कि बिहार में एक बेस बनाया जाए, बट वो कभी रहा नहीं। दूसरी बात है कि जो भी हार होती है उससे लेसन्स लेने होते हैं, जैसा रजत भाई ने कहा। अभी लेसन क्या है इसमें? उल्टा लेसन है कि भाई हम एसआईआर और वोट चोरी की वजह से हार गए। कोई ये नहीं सोचता कि 2020 के कंपैरिजन में 2025 में बिहार में वोटर बढ़े हैं, घटे नहीं हैं। 7 करोड़ 36 लाख वोटर थे 2020 में और अभी 7 करोड़ 45 लाख हैं। 90 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। तो डिलीशन कहां से हुआ? 90 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। तो क्या होता है कि हार का एक आपको रीजन ढूंढना होता है, उस रीजन को ढूंढ के अपने कैडर को मोटिवेट करना है। बट अगर वो मुद्दा चल ही नहीं रहा है तो वो कैडर मोटिवेट कैसे होगा उस मुद्दे से। और आपने पीडीए की बात करी कि अखिलेश यादव ने पीडीए या पिनाज जी ने बात करी थी, लेकिन अभी भी आरजेडी ने तो 49% टिकट मुस्लिम यादव कैंडिडेट्स को दिए थे, 36% यादव को दिए। भाई आबादी तो 14% है। तो जो पीडीए एक्चुअली में अखिलेश यादव ने अप्लाई किया था कि भाई सिर्फ 5 ही यादव समाज के कैंडिडेट दिए थे, वो भी लार्जली फैमिली में, वो यहाँ पे रेप्लिकेट नहीं हुआ था। कहें कि बटेंगे तो कटेंगे, एक हैं तो सेफ है, ये इस बार बिहार में चल गया। नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नीतीश कुमार, परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स, लोग हमेशा कंपेयर करते हैं कि नीतीश कुमार ने 20 साल में क्या किया वीजावी बिहार, जब राबड़ी देव ने छोड़ा उस समय क्या था, और क्रेडिबिलिटी चेहरे की कि अगर बिहार एक नया बिहार बनाना है, बिहार में जॉब्स क्रिएट करने हैं, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन अगर जॉब्स क्रिएट करने हैं तो वो शायद नीतीश कुमार या एनडीए की सरकार ही कर सकती है। तेजस्वी यादव इस तरह के भ्रमिक वादे देकर के नहीं कर सकते। और इस वादे के बाद मुझे लगता है कि उनकी क्रेडिबिलिटी युवाओं में और गिर गई, क्योंकि युवा बिहार का पढ़ा लिखा समझदार है। अभी स्ट्राइक रेट बता रहा है ना कि किस नेता की क्या क्रेडिबिलिटी है। आपने बात कर ली योगी आदित्यनाथ की। अब जो नेता यूपी से आकर बिहार में कह रहे हैं कि बिहार का ये जो चुनाव है यूपी का सेमीफाइनल है, उनकी खुद की क्रेडिबिलिटी कितनी है या वो कितना कामगर साबित हुए, ये भी आगे आपको स्ट्राइक रेट के जरिए बता देते हैं। महागठबंधन की अगर बात करें तो बिहार में योगी आदित्यनाथ के मुकाबले महागठबंधन ने अखिलेश यादव को मैदान में उतारा था, लेकिन उसका फायदा नहीं हुआ। बिहार में अखिलेश यादव 22 विधानसभा सीटों पर 22 रैलियां कर चुके थे, लेकिन महागठबंधन को सिर्फ 4 सीटों पर ही वहां बढ़त नजर आ रही है। स्ट्राइक रेट की बात करें तो अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट 18% से भी कम है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ का स्ट्राइक रेट है 70% और अखिलेश का स्ट्राइक रेट है 18%। और बिहार ने जो आज किया कल यूपी करेगा, ऐसा सर कहा जाता है, तो यहां से मैसेजिंग जा रहा है यूपी की तरफ। नहीं, अगर इस बात को मान भी ले, मैं तो हल्के तौर पर कह रहा हूँ, मजाकिया तौर पर कह रहा हूँ, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ने का ट्वीट है, आप जैसा बता रही थी, उन्होंने जो कहा है उसमें एक कोरिलेशन तो है। मिथिला और अवध का रिश्ता तो है, तो अगर कोई मिथिला जीत रहा है तो वो अवध भी जीतेगा। ये तो अखिलेश यादव को समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मिथिला कोई जीत रहा है तो ये तो संभव ही नहीं है कि मिथिला जीतकर अवध में वो हार जाए, क्योंकि हम तो मानते हैं कि माता सीता है,
तो राम हमारे हैं। खैर ये तो बात छोड़ दीजिए। देखिए, जहाँ तक चुनावी व्यवस्था का सवाल है, हर एक राजनीतिक दल, हर एक राजनीतिक व्यवस्था, पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। बिहार में और काफ़ी हद तक यूपी में कास्ट एक फैक्टर है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कास्ट एक फैक्टर है। पर मुझे जो लग रहा है, और ख़ास करके मैं पिछले 3-4 चुनावों की बात करूं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है या वो विधानसभाओं का चुनाव है, कास्ट अलोन इज नॉट द फैक्टर। कास्ट है पर 2 और सी है। कास्ट के ऊपर है क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी है कंसेंसस, जिसको आप सहमति मूलक कहते हैं ना, कि जातियों में, और उसका एक बहुत प्रत्यक्ष परिणाम है आज अगर हम ये कह रहे हैं कि मुसलमान और यादव जो एक कैप्टिव वोट बैंक बना हुआ था, अगर आज वो टूट रहा है, वो मिथक टूट रहा, अगर महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं, और अगर वो ओवरराइड, क्योंकि महिलाओं का एक मेगा कैटेगरी है, तो वो कास्ट और रिलीजन दोनों को ओवरराइड कर रही हैं। अगर आज मुसलमानों का वोट भी जदयू को जा रहा है, और मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को भी, अभी ये डेटा आएगा तो पता चल जाएगा, तो कहने का मतलब है चुनाव एक संपूर्ण रन होता है। इसलिए भी बढ़ेंगी क्या, क्योंकि ओवैसी कह चुके हैं कि भाई मैं यूपी भी आऊंगा, यहाँ बिहार में तो टेंशन बढ़ा दी, यूपी में भी बढ़ाऊंगा। देखिए, एक बात, अभी कास्ट की बात हो रही थी, कास्ट बहुत बड़ा फैक्टर है, सिर्फ फैक्टर नहीं है। महिलाओं में भी जब महिलाओं का वोट होता है तब भी वो देखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो कास्ट नहीं देखती हैं। अगर ये फैक्टर नहीं होता तो बीजेपी अपना जो उसका सबसे बड़ा वोट बैंक है, अगड़ी जातियों को इतने कैंडिडेट क्यों देती? अगर कास्ट फैक्टर नहीं होता तो नीतीश कुमार ईबीसी को सबसे ज्यादा कैंडिडेट डिनाई तो नहीं कर रहा सर। और अगर यही नहीं होता तो ये भी आरजेडी भी यादवों को सबसे ज्यादा क्यों देती? तो कास्ट बिल्कुल फैक्टर है, और उसी को देखकर चुनाव में कैंडिडेट्स तय किए जाते हैं। बाद में उसके साथ क्या क्या और जुड़ जाए, ये जो है पार्टियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए। सर कास्ट, वही तो मैं कह रहा हूँ, कास्ट के ऊपर प्लस भी तो होगा। कास्ट तो एक फैक्टर, आइडेंटिटी तो राजनीति में हमेशा से फैक्टर एमवाई को लेकर हमेशा कहा गया ना कि 32% से तो अपनी गाड़ी स्टार्ट महागठबंधन कर रहा है या आरजेडी कर रहा है, लेकिन इस बार लग रहा है 32% भी पूरी तरीके से इनके साथ नहीं गया है। कभी नहीं रहा है। हाँ, यादव वोट जो है वो भी बटा है, और मुसलमान वोट तो साफ तौर पर बटा है, क्योंकि ओवैसी की सीटें बढ़ रही हैं। 5 सीटों पर एआईएमआईएम ने बढ़त बना रखी है, कभी कभी ये 6 भी हो रही है। स्ट्राइक रेट की बात कर रहे हैं तो वो कांग्रेस जिसका जो परफॉर्मेंस है वो आप देख रहे हैं, कभी 1 सीट, कभी 2 सीट, कभी 3 सीट, कभी 4, कभी 5 मैक्सिमम है जिस पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। अब कांग्रेस है, उसने एसआईआर का मुद्दा बनाया, वोट चोरी को मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं या ये चला नहीं। महागठबंधन के सारे मुद्दे फेल हो गए। बिहार में राहुल गांधी ने 15 रैलियां की, इन रैलियों के जरिए 86 सीटों को कवर किया, लेकिन नतीजे इसके उलट हैं। कांग्रेस बिहार में सिर्फ 1 सीट पर आगे चल रही थी, अब 5 सीटें हो गई हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। तो जो स्ट्राइक रेट है वो बहुत कम है इस वक्त राहुल गांधी का और कांग्रेस का। वहीं अगर तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो उन्होंने 154 रैलियां की, 1 रोड शो किया, 155 सीटें तेजस्वी यादव ने कवर की, लेकिन हाथ लगी सिर्फ 26 सीट। स्ट्राइक रेट रहा है 17% का। तो पूरी कोशिश की तेजस्वी यादव ने, रजत जी, कि वो तेजस्वी यादव ने कोशिश की कि पूरा चुनाव वो अपने कंधों पर ले जाएं, पुल कर लें, मेहनत भी की, 155 सीटें अगर वो कवर कर रहे हैं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट अगर देंगे तो वही क्वांटिटी कर दी, लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाई। उसी का असर है स्ट्राइक रेट। नहीं, उनको बड़ा डर था 2020 का रिपीट ना हो जाए, उनको ये फीडबैक आ रहा था, और ये इनके खैर रणनीतिकार जो हैं उन्होंने उनको गलत फीडबैक देते रहे लगातार कि सर बहुत टाइट इलेक्शन है, आप कांग्रेस को किसी तरह से मैनेज करिए, आप चेहरा बनिए, कांग्रेस कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा सीटें दे दें और वो भार ना उठा पाए। सारी गणित इसी में लग गई, इसीलिए ऐसा हो गया कि राहुल गांधी फोन उठाना बंद कर रहे हैं, तेजस्वी का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सोचिए 2 घटक दल हैं एक साथ, पहले तो बाइक पे चल रहे हैं आगे पीछे बैठ के, ऊपर से फोन उठाना बंद कर दें 1 महीने के अंतराल के बाद, तो ये ऐसी विचित्र परिस्थिति से ऐसी टाइप की अलायंसेस में आ सकती है, क्योंकि आपको कन्विक्शन आपके अंदर से निकल ही नहीं रहा है इस अलायंस को लेके। आप अकेले में पूछेंगे तेजस्वी तो बोलेंगे कि मुझे नहीं मालूम है कि मैं कितनी सीटें दूं कांग्रेस को, कि वो अपना वेट को कैरी कर सके। अब लेकिन हुआ ये कि ये कलेक्टिवली ऐसा एक मेस बन गया कि जिसमें ये लोग तू मैं करते रहे, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट, ये वो यही सब में रह गए, और जो मूल मुद्दे थे जिसपे देखिए 20 साल का एंटी इनकम्बेंसी का माहौल नहीं बना पाना, ये इनकी इमेजिनेटिव और क्रिएटिविटी की क्षमता नहीं है, यही दिखाता है कि ऑपोजिशन बैठ के ये कैंपेन बना ही नहीं पाया, डिजाइन ही नहीं कर पाया जिसमें जनता के विषय हो भी। ऐसा नहीं है बीपीएससी में युवा सड़क पे नहीं थे, युवा सड़क पे थे, बट आप उसको रैली करके एक
एक ऐसा और मोमेंटम ग्राउंड पर उसकी तक ला ही चर्चा नहीं भी पाए। होती थी, कुछ लोग हमें मिलते थे जो ये कहते थे कि भाई हम पर लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज होता है, लेकिन उस युवा को शायद तेजस्वी यादव सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इतना अपील नहीं कर पाए कि वो युवा वोट में कन्वर्ट हो जाए। हाँ, मतलब उस मुद्दे को उठाना होगा ना, ढंग से आप उठाना उठा होगा, लो, लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना होगा। 1.5 से 2 महीने तो देखो, राहुल गांधी जी ने तेजस्वी का जो भी कैंपेन था उसको हाईजैक कर लिया, उसको अपने एसआईआर और वोट चोरी के एजेंडा को सबसर्वेंट कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो उसमें वो फंस गए। और मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों की चर्चा तो करनी पड़ेगी। यही भाजपा अगर विपक्ष में होती इस राज्य में 20 साल के सरकार के बाद, या आम आदमी पार्टी भी होती, मैं तो कहता हूं, तो क्या चुनाव होता। मुद्दे थे, एंटी इनकम्बेंसी थी, एमएलएस के खिलाफ नाराजगी थी, मुद्दे आपके भटक गए। और जब एंड में रियलाइज हुआ कि बहुत टाइम निकल गया, तो जो सोल्यूशन दिया आपने उसमें सेल्फ गोल कर दिया, क्योंकि जल्दीबाजी में आपने उसकी तैयारी नहीं करके रखी कि मुद्दे तो हैं लेकिन सोल्यूशन क्या है। खुद और देखिए वोट कि चोरी कैसा फंसा विपक्ष का एजेंडा। देखिए कैंपेन में नैरेटिव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। समस्या ये आ गई कि चुनाव के आखिरी तक आते 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 ऐसी परिस्थिति बन गई कि जवाब विपक्ष को ही देना पड़ रहा है कि जंगल राज आएगा। मैं ये हैरान हूं, जब तेजस्वी बैठ के कैंपेन की स्ट्रेटेजी रूम में बैठे होंगे, वो जो अपने जिनके जो भाई भतीजा जो भी लोग हैं उनके साथ बैठ के जब रणनीति बना रहे होंगे, सबसे पहला प्रश्न यही आया होगा कि हम पे एक्यूजेशन किया जाएगा जंगल राज। जंगल राज वापस उत्तर क्यों नहीं बनाया उन्होंने, जवाब क्यों नहीं बना के रेडी किया, जवाब ही नहीं। आंख में आंख डाल के कैमरा के सामने क्यों नहीं बोल सकते कि मैं यहाँ पे लौट के मैं माफी मांगूंगा बिहार की जनता और से। ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा है, वोट चोरी वाला मुद्दा भी सिर्फ शोर बनकर रह गया। आपने इसको लेकर सिर्फ नारेबाजी की और हल्ला मचाया। वोट चोरी में प्राची इसी स्टूडियो में यही गेस्ट के साथ बात हो रही थी जब ये डिसीजन हुआ कि ये एसआईआर को हम पूरे भारतवर्ष में एक्सटेंड करेंगे। रिपोर्टरों ने पूछा तेजस्वी यादव से कि आपकी इस पर क्या राय है, तो इसमें क्या राय है, तो होना ही है। एक तो ये बात है। दूसरी बात, आप जो रजत भी कह रहे हैं उसको समझना होगा कि चुनाव में अब जब जाते हैं तो एक टीम के रूप में जाते हैं आप।